जिनेदिन जिदान फुटबॉल में वापसी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किस क्लब में जाएंगे? बार्सिलोना मार्कस रैशफोर्ड के लिए एक साहसिक कदम उठाने पर विचार कर रहा है। रियल मैड्रिड लिवरपूल से एक अहम खिलाड़ी छीनना चाहता है और नाम आपको चौंका देगा। और पेप गार्डियोला ने पहले ही अपने अगले 90 मिलियन पाउंड के स्टार को चुन लिया है। लेकिन लक्ष्य कौन है? ये सब और बहुत कुछ आज के एपिसोड में। अगर इस वीडियो को 5 लाइक्स मिलते हैं तो मैं तुरंत अगली पर काम करना शुरू कर दूंगा। तुर्की मीडिया ने बम गिराया है। कहा जा रहा है कि जिनेदिन जिदान फेनरबाचे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए हैं। जिस क्लब ने अभी हाल ही में जोस मोरिन्हो से रिश्ता तोड़ा, उनके लिए यह बड़ी खबर है। पत्रकारों का कहना है कि शुरुआती समझौता हो चुका है और जिदान जल्द ही तुर्की उड़ान भरेंगे ताकि डील पक्की हो सके। जिदान कई सालों से बेरोजगार हैं और उन्होंने यूरोप के बड़े क्लबों यूवेंटस, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पीएसजी के ऑफर बार बार ठुकराए, हर बार ना कहा और अब अचानक तुर्की। यह थोड़ा शकी लगता है। बहुतों का मानना है कि जिदान किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे थे, सबसे बढ़कर फ्रांस की नेशनल टीम की नौकरी। यह 2026 वर्ल्ड कप के बाद तय होगी, जब डिडियर डेस्चैम्प्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और अफवाह है कि वह तब किसी भी हाल में चले जाएंगे। दूसरा विकल्प अक्सर चर्चा में था, कार्लो एंसेलोटी के बाद रियल मैड्रिड में वापसी, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इसके बजाय जाबी अलोंसो को चुना। और सही भी था, जाबी ने लेवरकुजन को एक मशीन बना दिया, साबित कर दिया कि वह प्रोजेक्ट को शुरू से बना सकते हैं। इसके विपरीत जिदान ज्यादातर तैयार टीमों को संभालने के लिए जाने जाते हैं। उनका मैड्रिड इसलिए सफल था क्योंकि उन्होंने पहले से मौजूद स्टार खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाया। तो फेनरबाचे में जाना थोड़ा मिलाजुला है। एक तरफ महत्वाकांक्षा, विशाल फैन बेस, जबरदस्त माहौल और यूरोप में चमकने की भूख, दूसरी तरफ पूरी तरह रीबिल्ड की जरूरत वाली टीम। क्या जिदान इसके लिए सही है? यह खुला सवाल है। दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। आपका हर फीडबैक चैनल की मदद करता है। सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जहां तक वजहों की बात है, 2 थ्योरीज हैं। पहली, पैसा। जिदान सालों से खाली बैठे हैं और संभव है कि तुर्कों ने इतना बड़ा ऑफर दिया हो कि मना करना मुश्किल हो। फेनरबाचे उनके जैसे नाम पर जरूर बड़ी रकम खर्च करेगा। दूसरी, अभ्यास। अगर जिदान वाकई फ्रांस का इंतजार कर रहे हैं तो वह अपनी स्किल्स को ताज़ा करना और रोजमर्रा के रिद्म में लौटना चाहेंगे। इस लिहाज से तुर्की एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन सकता है। लेकिन क्या हम इन रिपोर्ट्स पर भरोसा कर सकते हैं? तुर्की मीडिया को नाटकीय हेडलाइंस पसंद हैं। आज जिदान इस्तांबुल में तो कल जिदान अभी भी फ्रांस का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही फ्रेंच मीडिया ने लिखा था कि 2026 के बाद नेशनल कोच के तौर पर उनकी नियुक्ति पहले से तय है। अगर यह सच हुआ तो यह सचमुच बम होगा। सोचिए, वह आदमी जिसने लगातार 3 बार चैंपियंस लीग जीती, तुर्की लीग में कदम रखेगा। यह लीग की प्रोफाइल बढ़ाएगा, दुनिया का ध्यान खींचेगा और आलोचक भी मानेंगे तुर्की में इससे पहले इस स्तर का कोच कभी नहीं आया। फिलहाल यह वही पुरानी कहानी है जिसके कई अंत हो सकते हैं। या तो एक तुर्की परीख था जो कल टूट जाएगी, या फिर एक असली डील जो फुटबॉल का नक्शा बदल देगी। इतना तय है, जिदान का नाम फिर सुर्खियों में है और उनके हर कदम से फुटबॉल की दुनिया हिल रही है। नूनो एस्पिरिटो सैंटो अब नॉटिंघम फॉरेस्ट के मैनेजर नहीं हैं और जाहिर है यह सिर्फ नतीजों की वजह से नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनका क्लब के मालिक से काफी बुरा टकराव हुआ। यही वजह है कि सीजन के केवल 3 मैचों के बाद उन्हें हटा दिया गया। घोषणा भी रात के 12:15 बजे कर दी गई। सुबह तक इंतजार नहीं किया गया, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट तुरंत मिल गया। एंज पोस्टेकोग्लू, वही कोच जिन्होंने जून में टॉटनहैम छोड़ा था, नए हेड कोच बनने वाले हैं और उनका डेब्यू इससे कठिन नहीं हो सकता। इंटरनेशनल ब्रेक के तुरंत बाद आर्सेनल के खिलाफ बाहर का मैच। जैसा कहते हैं, सीधे आग में कूदना। द एथलेटिक के मुताबिक एंज अपने स्पर्स के कुछ स्टाफ को भी साथ लाएंगे, यानी पूरी रिबिल्डिंग होने वाली है। द टेलीग्राफ का कहना है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट केवल 18 महीने का है। एक साफ खुद को साबित करो दी। और क्यों वही? पहला, नूनो के विपरीत जिनका मालिक से विवाद था, इवेंजेलोस मरीनाकिस का पोस्टेकोग्लू से बेहतरीन रिश्ता है। दूसरा, एंज बेरोजगार थे, यानी कोई मुआवजा फीस नहीं देनी पड़ी, सीधी बचत। और तीसरा, मरीनाकिस महत्वाकांक्षी हैं, वह ट्रॉफियां चाहते हैं। फॉरेस्ट 30 साल में पहली बार यूरोप में हैं और उन्हें एक ऐसे कोच की जरूरत है जिसका रिकॉर्ड जीतने का है। पोस्टेकोग्लू ने स्पर्स में यूरोपा लीग ट्रॉफी दिलाई थी। यह पजल एकदम फिट बैठता है। उन्हें फॉरेस्ट में वही कारनामा करने का काम सौंपा गया है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है।
तो मैनचेस्टर सिटी और प्रीमियर लीग का मामला एक और मोड़ ले चुका है। और क्या सोचते हैं, इस बार समझौता हो गया है, द टाइम्स इसकी रिपोर्ट कर रहा है। और यह बड़ी बात है क्योंकि यह उन नियमों के बारे में है जो एसोसिएटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी एपीटी पर लाए गए थे। यह न्यूकैसल के सऊदी टेकओवर के बाद लागू किए गए थे ताकि क्लब अपने मालिकों से जुड़े स्पॉन्सर्स के साथ फेक इनकम न दिखा सकें। लेकिन सिटी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हमेशा कहा कि ये नियम गैरइंसाफी हैं क्योंकि यह उन्हें अबू धाबी कंपनियों जैसे एतिहाद के साथ डील करने से रोकते हैं। और फरवरी में एक ट्रिब्यूनल ने सिटी के पक्ष में फैसला किया, एपीटी नियमों को गैरकानूनी बताया। यह उनकी क्लीन जीत थी। लेकिन अब समझौता, सिटी ने आधिकारिक तौर पर एपीटी नियमों को मान लिया है और उनका पालन करने पर सहमति जताई है। बदले में उन्हें वही मिला जो वे चाहते थे। जब वे अपने स्पॉन्सर्स से डील करेंगे तो भेदभाव नहीं होगा। और इसका मतलब है केवल एक चीज, एक मेगा एतिहाद डील आ रही है। अंदरूनी सूत्र कहते हैं यह लगभग 1 बिलियन पाउंड की हो सकती है। तुलना के लिए 2011 की पुरानी डील 400 मिलियन की थी 10 साल के लिए। यह उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। असली बात यह है, मॉडर्न फुटबॉल में स्पॉन्सरशिप ही असली फ्यूल है। प्रीमियर लीग को डर था कि यह डील्स बुक्स को बिगाड़ देंगी, लेकिन सिटी डटे रहे और उन्होंने लीग को झुकने पर मजबूर कर दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा, नियम पारदर्शी नहीं है और अनुपातिक भी नहीं और शायद प्रतिस्पर्धा को तोड़-मरोड़ सकते हैं। साथ ही सिटी ने उंगली उठाई आर्सेनल, ब्राइटन, एवर्टन, लीसेस्टर पर, जहां शेयर होल्डर लोन को रिलेटेड पार्टी डील नहीं माना गया, जबकि वे बड़े अमाउंट थे। यह गलत था। तो इस समझौते ने सभी को 2026 तक चलने वाले कोर्ट केस से बचा लिया। लीग को एक और सार्वजनिक हार से बचाव मिला, सिटी को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की आजादी। लेकिन वे आराम नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा केस अभी बाकी है। प्रीमियर लीग के फाइनेंशियल नियमों के 130 आरोप, उसमें असली सजाएं हो सकती हैं, बैन, पॉइंट डिडक्शन, बदनामी। फैसले की उम्मीद जल्द है, लेकिन अभी के लिए सिटी की छोटी लेकिन अहम जीत है। लीग ने चेहरा बचा लिया, सिटी ने स्पॉन्सर्स बचा लिए। क्या फाइनेंशियल निष्पक्षता पर सवाल अभी भी हैं? हाँ, लेकिन आज सिटी मुस्कुराते हुए निकल गया। मार्कस रैशफोर्ड ने शायद बार्सिलोना जाकर गलती कर दी। उन्हें पर्याप्त मिनट नहीं मिल रहे ताकि वह अपनी फॉर्म वापस पा सकें। और भले ही वह केवल 27 साल के हैं, यह लोन डील उनके लिए बुरा साबित हो सकती है। हांसी फ्लिक के अंडर प्रीसीजन में वह ठीक दिख रहे थे, लेकिन लीग शुरू होते ही सब बिखर गया। रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया गया। बारसा के पहले 3 ला लीगा मैचों में से 2 में बेंच से उतारे गए। हैरानी की बात नहीं कि स्पेनिश रिपोर्ट्स कह रही हैं कि क्लब उन्हें वापस ओल्ड ट्रैफर्ड भेजने पर विचार कर रहा है। आधिकारिक स्रोत इनकार करते हैं, लेकिन रैशफोर्ड को चेतावनी दी गई है कि बार्सिलोना शायद उनके लिए सही जगह न हो। आखिरकार उन्हें लगातार 15 स्टार्ट्स मिलने की कितनी संभावना है? लगभग 0। बारसा में उन्हें सिर्फ रफिन्हा के बैकअप के रूप में देखा जाता है। बेशक क्लब कहता है कि वह उन पर विश्वास करता है और चैंपियंस लीग शुरू होते ही उन्हें मौके मिलेंगे, लेकिन हकीकत में वह अभी भी बेंच प्लेयर ही हैं। यह भूलना आसान है कि रैशफोर्ड कभी यूनाइटेड में पूरी करियर बिताना चाहते थे। अब यह ख्याल है कि बारसा लोन जल्दी खत्म कर सकता है, भले ही क्लब इसे बकवास कहे। उनके पास 26 मिलियन पाउंड में खरीदने का विकल्प है, लेकिन अभी तक उन्होंने केवल 96 मिनट खेले हैं। उनकी मार्केट वैल्यू 40 मिलियन पाउंड है, लेकिन बारसा नहीं मानता कि वह उस स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद रैशफोर्ड मानते हैं कि ला लीगा में ढलना कठिन रहा। तो असली सवाल है, यह कदम उठाया ही क्यों? वह एस्टन विला में शानदार खेल रहे थे, यूरोप खेल रहे थे, टीम का नेतृत्व कर रहे थे, स्टार थे। फिर बारसा क्यों गए जहां प्रतियोगिता इतनी कठिन है? महत्वाकांक्षा ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस भी जरूरी है। बार्सिलोना के लिए भी यह डील संदिग्ध लगती है। उनकी सैलरी भारी है और पोजीशन की लड़ाई जीतना उनकी ताकत कभी नहीं रही। सच्चाई साफ है, रैशफोर्ड, विला या न्यूकैसल जैसे क्लबों के लिए अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बार्सिलोना या मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नहीं। मैनचेस्टर सिटी एक बार फिर अपने मिडफील्ड को मजबूत करने की सोच रहा है और इस बार ध्यान एक ऐसे खिलाड़ी पर है जो पेप गार्डियोला की फिलॉसफी में पूरी तरह फिट बैठता है। टॉकस्पोर्ट के मुताबिक सिटी जनवरी में फर्मिन लोपेज को लाने की तैयारी कर रहा है। स्पेनिश खिलाड़ी का नाम पहले ही आया था जब पिछले समर चेल्सी ने दिलचस्पी दिखाई थी,
लेकिन उन्होंने आधिकारिक ऑफर नहीं दिया। अब स्थिति बदली है, सिटी कदम उठाने को तैयार है। हालांकि बार्सिलोना आसान स्थिति में नहीं है। फ्लिक लोपेज पर भरोसा करते हैं और उन्हें अपनी रोटेशन में अहम मानते हैं। खुद फर्मिन कई बार कह चुके हैं कि वह क्लब में रहना चाहते हैं, लेकिन बारसा की आर्थिक हालत उनके खिलाफ जा सकती है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे केवल तभी बेचेंगे जब लगभग 90 मिलियन यूरो का ऑफर आए। चेल्सी और सिटी जैसे क्लबों के लिए ऐसी फीस कोई बड़ी रुकावट नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि लोपेज सिटी के रडार पर सिर्फ जनवरी के लिए ही नहीं है। TBR फुटबॉल की रिपोर्ट कहती है कि क्लब ने समर में भी कोशिश की थी और यह ट्रांसफर 2026 में भी दोबारा सामने आ सकता है। गार्डियोला लोपेज की वर्सेटिलिटी की बहुत कदर करते हैं। वह सेंटर में भी खेल सकते हैं और लेफ्ट पर भी। इस कॉन्टेक्स्ट में सविन्हो, जिसे टॉटनहैम बहुत चाहता है, का भी नाम आता है। अगर ब्राजीलियन खिलाड़ी एतिहाद छोड़ता है तो लोपेज सीधे रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। दोस्तों, अपनी रिएक्शन मत भूलिए। लाइक या डिसलाइक चैनल की मदद करता है। और भी अच्छा, अभी कमेंट छोड़ दीजिए। नंबर्स भी उनके पक्ष में हैं। पिछले सीजन लोपेज ने 46 मैच खेले, जिनमें से केवल 6 लेफ्ट फ्लैंक पर थे, लेकिन उनकी ड्रिबलिंग उन्हें वहां एडजस्ट करने देती है। उनका असली असर मिडिल से आया। 22 मैच अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर 4 गोल और 8 असिस्ट। 22 साल की उम्र के लिए यह शानदार आउटपुट है। ऑब्जर्वर्स उनकी स्टाइल को हाईलाइट करते हैं। अटैक माइंडेड, दूर से स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली मजबूत और हमेशा बॉल रिसीव करने के लिए तैयार। कई मायनों में वह वही क्वालिटीज दिखाते हैं जो गार्डियोला ने बार्सिलोना में अपने मिडफील्डरों में डाली थीं। अब पेप उन्हें मैनचेस्टर में एक और ऑलराउंड मिडफील्डर बना सकते हैं। बेशक बारसा उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन 90 मिलियन का प्राइस टैग देखकर सिटी के चांस काफी रियल लगते हैं। चेल्सी भी रेस में लौट सकती है। उनका पिछला ऑफर 60 मिलियन था, बारसा की फाइनेंशियल मुश्किलों का फायदा उठाने के लिए। लेकिन अगर सिटी और खुद पेप ने जोर लगाया तो फर्मिन लोपेज अपने करियर का नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। सवाल बस इतना है, कौन तेजी दिखाएगा और उन्हें मना लेगा? मैनचेस्टर सिटी पेप के प्रोजेक्ट के साथ या चेल्सी? एक बार फिर एक लिवरपूल डिफेंडर पर चर्चा हो रही है और एक बार फिर रियल मैड्रिड तस्वीर में है। इस बार मामला इब्राहिमा कोनाटे का है। स्पेनिश प्रेस के मुताबिक फ्रेंच खिलाड़ी पहले ही मैड्रिड जाने की मौखिक सहमति दे चुके हैं और क्लब उन्हें अगले सीजन की प्राथमिकताओं में देख रहा है। यह रेड्स के लिए चिंता की बात है, खासकर जब आप याद करें कि ट्रेंट एलेक्जेंडर-आर्नोल्ड का मामला कैसे खत्म हुआ। वही पैटर्न सर्दियों में रियल ने बड़ी रकम ऑफर की, लिवरपूल ने मना किया और अंत में ट्रेंट मुफ्त में चला गया। अब नंबर अलग हैं, लेकिन कहानी वही लगती है। रियल 25 मिलियन यूरो ऑफर कर रहा है और चाहता है कि डील जनवरी में हो जाए। लिवरपूल 50 मिलियन मांग रहा है क्योंकि कोनाटे की मार्केट वैल्यू लगभग 60 मिलियन है। उनकी लॉजिक साफ है, क्यों एक अहम डिफेंडर को आधे दाम में बेचें? लेकिन समस्या यह है, अगर नए कॉन्ट्रैक्ट पर बात पूरी तरह टूट गई तो 1 साल में कोनाटे मुफ्त चला जाएगा और इतिहास दोहराया जाएगा। कोनाटे के बयान भी संकेत देते हैं कि वह रहना नहीं चाहते। वह एक्सटेंशन से इनकार कर रहे हैं और उनके शब्द बताते हैं कि वह एनफील्ड से ज्यादा बर्नबाउ की तरफ देख रहे हैं। रियल हमेशा की तरह धैर्यवान है। पेरेस ज्यादा पैसे नहीं देंगे, लेकिन इंतजार करने और दबाव बनाए रखने को तैयार हैं। स्पेनिश रिपोर्ट्स कहती हैं कि मैड्रिड इस ट्रांसफर को हर हाल में पूरा करना चाहता है। लिवरपूल के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, जनवरी में 25 मिलियन स्वीकार करें और कुछ तो पैसा ले लें। दूसरा, सख्ती करें और रिस्क लें कि वह मुफ्त चला जाएगा, जैसे अर्नोल्ड। और यही सवाल मेरे लिए भी है, जैसे लिवरपूल बोर्ड के लिए, क्या मुझे कंटेंट बनाना जारी रखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि आप सब्सक्राइब करेंगे, या फिर मान लूं कि आप भी कोनाटे की तरह चले जाएंगे किसी और चैनल पर बिना कमिटमेंट के? लिवरपूल जैसा मत बनिए, समय रहते सही फैसला कीजिए। सब्सक्राइब बटन नीचे है। तो असली सवाल यह है, क्या एनफील्ड सबक सीखेगा या वही गलती दोहराएगा? कोनाटे टॉप क्लब के खिलाड़ी हैं और उन्हें खोना किसी भी हाल में तकलीफ देगा। लेकिन अगर साफ है कि वह रहना नहीं चाहते तो मामला खींचना बेवकूफी है। रियल इंतजार करना जानता है और खिलाड़ी मुफ्त जाना जानते हैं। गलती सिर्फ फुटबॉलर की नहीं बल्कि क्लब की भी है, जो देर से रिएक्ट करता है। सिनेरियो साफ है, या तो हम जनवरी में बड़ा ट्रांसफर देखेंगे या अगले साल सुनेंगे कि कोनाटे मुफ्त में मैड्रिड गए, बिल्कुल ट्रेंट की तरह। और फैब्रिजियो रोमानो की रिपोर्ट्स देखकर दूसरा ऑप्शन ज्यादा रियलिस्टिक लगता है।